कैल्विन की माफी सुनकर बेatrice घबरा गई। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आसपास के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अपनी इज्जत बचाने के लिए बेatrice ने आंसू बहाते हुए चिल्लाकर कहा, कैथरीन, अब हद मत पार करो। तुम अपने अच्छे अंकों का घमंड करके दूसरों को परेशान करती हो। क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में तिरस्कार झलक उठा। हाँ, मुझे तो यह मजेदार लगता है। अगर मैं दूसरों को परेशान करती हूँ तो तुम क्या कर लोगी? अगर बेatrice में कुछ करने की हिम्मत होती तो कैथरीन उसे इस तरह जवाब देने की हिम्मत नहीं करती। फिर भी बेatrice ने हार नहीं मानी। उसने भीड़ को अपनी ओर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, सब लोग उसकी नजरों से बचने लगे। कोई भी उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मदद करना तो दूर की बात थी। रोनन ने बेatrice की हालत देखकर ठंडे स्वर में कहा, अरे, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम दूसरों से माफी मांगने को मजबूर कर रही थी तब तो बहुत अकड़ दिखा रही थी। अब जब तुम्हारी बारी आई तो डर गई। वो आगे बोला, अगर हिम्मत है तो मंच पर जाकर कैथरीन से माफी मांगो, तब बात यहीं खत्म होगी। लेकिन अगर फिर कोई चाल चली तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डिग्री जाए तो जाए। रोनन के ये सीधे लेकिन ताकतवर शब्द हवा में गूंज गए। वैसे भी वह स्टाइल यूनिवर्सिटी सिर्फ कैथरीन के साथ रहने आया था, उसे अपनी डिग्री की परवाह नहीं थी। बेatrice उसकी बातों से सचमुच डर गई। रोनन के चेहरे पर कोई झूठ नहीं दिख रहा था। अपनी डिग्री बचाने के लिए बेatrice को माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह बोली, कैथरीन, अगर तुम्हें मुझे शर्मिंदा करना ही है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बेatrice के जाते हुए पीठ दिखाने पर रोनन ने बड़बड़ाया, कैथरीन, मुझे समझ नहीं आता ये कैसी लड़की है। माफी तो उसे मांगनी चाहिए, पर ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हम गलत हैं। क्या ये वाकई खुद को नुकसान पहुंचा लेगी जैसा उसने कहा? कैथरीन ने शांत नजरों से रोनन की ओर देखा और होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आई। छोड़ो, उसके जैसे लोग बस बात करते हैं, करते कुछ नहीं। रोनन ने सिर हिलाया और अमीलिया की ओर देखा। सुना है तुमने कैथरीन का साथ दिया। धन्यवाद। रोनन आमतौर पर बेहद बेफिक्र और घमंडी था, लेकिन कैथरीन से जुड़ी कोई भी बात उसके लिए खास होती थी। अमीलिया ने कैथरीन का पक्ष लिया था, इसलिए उसने उसका शिष्टता से आभार व्यक्त किया। अमीलिया अब तक रोनन को देख रही थी। उसे रोनन बेहद आकर्षक लगा, किसी अभिनेता से भी ज्यादा हैंडसम। उसमें एक अलग सी प्रभावशाली ऊर्जा थी। उम्र कम होने के बावजूद व्यक्तित्व बहुत मजबूत था। उसकी सूरत और स्वभाव का यह मेल अमीलिया को बहुत पसंद आया। रोनन के बात करते ही अमीलिया के कान लाल पड़ गए। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, कैथरीन मेरी रूममेट है, मैंने तो बस सच कहा। वैसे भी मैं कैथरीन की बहुत प्रशंसा करती हूँ, इसलिए ये तो सामान्य बात है, तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। रोनन ने उसकी झिझक पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं कैथरीन की प्रशंसा करती हूँ सुनते ही गर्व से बोला, बिल्कुल सही कहा, कैथरीन वाकई अद्भुत है। जिसे जरा भी समझ हो वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। कैथरीन रोनन के दिल में किसी देवी जैसी थी, वह उसे पूजता था। रोनन को लगातार बोलते देख कैथरीन ने भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें अब वापस नहीं जाना चाहिए? उसकी ठंडी आवाज सुनकर रोनन का जोश तुरंत कम हो गया। ठीक है कैथरीन, मैं जा रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। लंबी और नीरस फ्रेशमैन मीटिंग आखिरकार प्रिंसिपल के समापन भाषण के साथ खत्म हुई। दोपहर में 2 घंटे का ब्रेक था, फिर 2 बजे प्री फिजिकल ट्रेनिंग की मीटिंग रखी गई थी। नए छात्रों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी जा रही थी। सब शिकायत कर रहे थे, लेकिन नियम कोई नहीं बदल सकता था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, रोनन तुरंत कैथरीन के पास पहुंचा। कैथरीन, चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। कैथरीन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे रोनन की इस तरह की आदतों की आदत पड़ चुकी थी। तभी अमीलिया पास आ गई। वह भी कैथरीन की ही क्लास में थी, इसलिए उसने रोनन को आते देखा था। उसने कहा, कैथरीन, चलो हम सब साथ लंच करते हैं, फिर डॉर्म वापस चलेंगे। अमीलिया का सुझाव सुनकर रोनन को थोड़ी खींच हुई। उसे तो कैथरीन के साथ अकेले में खाना खाने का मौका मिला था और अब अमीलिया बीच में आ गई। लेकिन सुबह अमीलिया ने कैथरीन का साथ दिया था, इसलिए रोनन ने कुछ नहीं कहा, फैसला कैथरीन पर छोड़ दिया। कैथरीन को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो तीनों साथ चले गए। रोनन उन्हें छात्र केंद्र के अंत में बने एक छोटे लेकिन साफ सुथरे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले गया। वह जगह छात्रों के लिए थी, इसलिए दाम भी किफायती थे। रोनन के साथ होने से कैथरीन को ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अमीलिया ये देखकर थोड़ी ईर्ष्या से सोचने लगी, कितनी खुशकिस्मत है कैथरीन, जो कोई इतना ध्यान रखने वाला उसके आसपास है। अमीलिया ने खाना चखा और हैरान होकर बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ आए 3 दिन हो गए और ये अब तक का सबसे अच्छा खाना है। रोनन, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? रोनन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो 3 दिन पहले आई हो, मैं आधा महीना पहले आ चुका हूँ। 6 मील के दायरे में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सब आजमा चुका हूँ। अब बताओ, मुझे कौन सा सबसे अच्छा नहीं पता होगा? अमीलिया ने मुस्कुराकर कहा, कमाल है, तुम तो सच्चे फूडी निकले। रोनन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, नहीं, बस चाहता हूँ कि कैथरीन हमेशा अच्छा खाए। मेरे लिए तो कोई भी खाना चलेगा। ये सुनकर अमीलिया चौंक गई।
उसने हल्के स्वर में पूछा। रोनन, अगर बुरा ना मानो तो पूछूं, क्या तुम कैथरीन को पसंद करते हो? रोनन ने आश्चर्य से उसे देखा, उसकी नजरें जैसे कह रही थी, तुम्हें ऐसा कैसे लगा? वह बोला, तुम गलत समझ रही हो। कैथरीन मेरे लिए परफेक्ट है, वो मेरी आदर्श है, समझी? अमीलिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में अब भी शक था। क्या रोनन को कैथरीन से प्यार है? कैथरीन ने रोनन की ओर देखा, ये वही लड़का था जिसे वह बचपन से जानती थी। वह सोचने लगी, इसका आईक्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईक्यू बिल्कुल शून्य। उसने भौं उठाए और अमीलिया से कहा, हम दोनों कुछ और नहीं, भाई बहन जैसे हैं, समझी? दोपहर के 2 बजे नए छात्र झुलसती धूप में अनिच्छा से मैदान में पहुंच गए। 2 हफ्तों का शारीरिक प्रशिक्षण आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। कमांडर मंच पर खड़ा होकर जोश से भरा भाषण दे रहा था। मुख्य प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षकों की टीम के साथ मैदान में उतरे ताकि नए छात्रों को ट्रेन कर सकें। जो लोग इस तरह के प्रशिक्षण को समझते थे, वे जानते थे कि कमांडर आमतौर पर खुद प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते, वह बस मंच पर भाषण देते हैं। असल में प्रशिक्षण का जिम्मा मुख्य प्रशिक्षक के हाथ में होता है। स्टाइल यूनिवर्सिटी में वैसे भी छात्रों की संख्या कम थी, लेकिन यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण के नियम बेहद सख्त थे। कहा जाता था कि इस बार जो प्रशिक्षक आए हैं वे सभी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक हैं, यानी असली मैदान के योद्धा। मुख्य प्रशिक्षक के पास भी कई वर्षों का वास्तविक युद्ध अनुभव था और वह सेना के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। अमीलिया ने अपने सहपाठियों से धीरे धीरे कहा, देखो उस प्रशिक्षक का चेहरा, सिर्फ उसकी आंखों से ही पता चल रहा है कि वह कितना सख्त है। मुझे डर है कि अगले आधे महीने तक हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। सभी छात्रों ने मुख्य प्रशिक्षक की ओर देखा और अनायास ही घबराकर निगल लिया। अमीलिया के बताए बिना ही सबको अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिन कितने कठिन होने वाले हैं। अमीलिया ने सोचा कि वह कैथरीन को सांत्वना देगी, लेकिन कैथरीन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये प्रशिक्षण उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। कैथरीन, क्या तुम्हें शारीरिक प्रशिक्षण की जरा भी चिंता नहीं है? अमीलिया ने पूछा। कैथरीन ने उसे हल्के से देखा और बेहद ठंडे स्वर में बोली, इसमें कठिनाई क्या है? उसके लिए यह बस धूप में थोड़ी देर खड़े रहना और थोड़ा चलना भर था। उसकी सहजता देखकर अमीलिया ने अंगूठा दिखाया। कैथरीन, तुम सच में बाकी सबसे अलग हो। प्रशिक्षकों की संख्या ज्यादा नहीं थी, इसलिए मुख्य प्रशिक्षक को इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग का प्रशिक्षण सौंपा गया, जो नए छात्रों का सबसे बड़ा समूह था। यह उस विभाग के छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि मुख्य प्रशिक्षक सबसे सख्त होता है। बाकी टीमों ने तुरंत प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन मुख्य प्रशिक्षक की रणनीति अलग थी। उसने सबको बिना हिले डुले धूप में खड़ा कर दिया। एक लड़की सहन नहीं कर पाई और बीमार होने का नाटक करके छुट्टी मांगने लगी। मुख्य प्रशिक्षक ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद लड़की को 3 चक्कर दौड़ने की सजा मिली। उस घटना के बाद कोई भी छात्र हिम्मत नहीं कर सका कि शिकायत करे। यहाँ तक कि अगर किसी को सिरदर्द या बुखार भी हो जाता तो भी वह बोलने से डरता था। मुख्य प्रशिक्षक ने सबको देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया, लेकिन जब उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी तो वह अचानक ठिठक गया। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर जब उसने दोबारा देखा तो यकीन हो गया कि वो गलत नहीं था। वह चेहरा उसकी यादों में अंकित था। वह थी कैथरीन। मुख्य प्रशिक्षक ने कभी नहीं सोचा था कि स्टाइल यूनिवर्सिटी के नए छात्रों में उसे कैथरीन फिर से दिखेगी। जब उसकी नजर कैथरीन से मिली तो उसने तुरंत सिर झुका लिया। कैथरीन की उपस्थिति आज भी वैसी ही प्रभावशाली थी। वह सीधा तनकर खड़ा हो गया, मानो फिर अपने पुराने प्रशिक्षक के सामने हो। कैथरीन ने बस एक नजर डाली और वह समझ गया कि उसे क्या करना है। वह बिना कुछ बोले वापस प्रशिक्षण में लग गया। आज का प्रशिक्षण बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि आधा समय उद्घाटन समारोह में ही बीत गया था। 2 घंटे के भीतर ही डिनर का समय हो गया। नए छात्र सोच ही रहे थे कि अब थोड़ा आराम मिलेगा, तभी मुख्य प्रशिक्षक ने एक और घोषणा कर दी। 2 घंटे आराम करो, रात का प्रशिक्षण 7 बजे से शुरू होगा। ये सुनते ही चारों ओर शिकायतों की बौछार होने लगी। आम छात्रों के लिए ये कठिन था, लेकिन रोनन जैसे लोगों के लिए यह बस खेल जैसा था। जैसे ही छुट्टी का ऐलान हुआ, रोनन तुरंत कैथरीन को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह अमीलिया की ओर मुड़ा। क्या तुमने कैथरीन को देखा? अमीलिया ने सिर हिलाया। वह अभी यहीं थी और अचानक गायब हो गई। दूसरी ओर मुख्य प्रशिक्षक के अस्थायी दफ्तर में अभी अभी सबके सामने जो व्यक्ति इतना सख्त लग रहा था, वह अब एक नए रंगरूट की तरह खड़ा था। वह सिर झुकाकर कैथरीन के सामने सम्मान से खड़ा था। कैथरीन एक फोल्डिंग कुर्सी पर बैठी थी, उसके लंबे पैर आराम से मेज पर रखे थे। जो भी उसे देखता सोचता कि वह किसी शक्तिशाली सेनापति की तरह है। वह कुछ नहीं बोली। मुख्य प्रशिक्षक, जिसका नाम डिलन बोमोंट था, झिझकते हुए मुस्कुराया और बोला, कैथरीन, आप यहाँ कैसे? असल में कैथरीन कभी डिलन की प्रशिक्षक रह चुकी थी और उसने डिलन की जान भी बचाई थी। डिलन एक सैन्य परिवार से था। बचपन से ही उसकी शारीरिक क्षमता और पढ़ाई दोनों बेहतरीन थी। 3 साल पहले उसे एक दुर्लभ अवसर मिला। उसे वेस्ट क्रेबियर में विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना गया था, जहां दुनिया के दर्जनों देशों के सबसे शक्तिशाली सैनिक मौजूद थे। वहां की ट्रेनिंग जानलेवा थी।
प्रवेश से पहले हर किसी को एक डेथ एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता था। डिलन ने अपनी दृढ़ता से सबको प्रभावित किया, लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। उसी समय कैथरीन, जो उस विशेष प्रशिक्षण शिविर की प्रशिक्षक थी, ने उसकी जान बचाई। उस समय कैथरीन की ताकत इतनी थी कि हर कोई उससे डरता था। जब डिलन को पता चला कि वह भी एस्केनीज है, तो उसके मन में कैथरीन के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उसने उससे लड़ाई और सर्वाइवल की कई तकनीकें सीखी थी। वो हमेशा कैथरीन को अपना गुरु मानता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज में फिर कभी उससे सामना होगा। डिलन ने झिझकते हुए पूछा, कैथरीन, आप यहाँ क्यों आई हैं? कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैं कॉलेज का अनुभव नहीं ले सकती? डिलन तुरंत बोला, जरूर, आप जो चाहें कर सकती हैं। अगर उसके सैनिक उसे इस हालत में देखते तो हैरान रह जाते। जो डिलन सबके सामने इतना सख्त था, वह कैथरीन के सामने एकदम विनम्र था। फिर डिलन ने कहा, कैथरीन, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए प्रशिक्षण से छूट की व्यवस्था कर दूं। उसे लगता था कि कैथरीन जैसी इंसान के लिए ये ट्रेनिंग बस समय की बर्बादी थी। लॉक्सटन एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ के बीच एक लड़का और एक लड़की की जोड़ी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। लड़का लंबा, आकर्षक और बेहद स्टाइलिश कपड़ों में था। उसकी चाल ढाल में एक खास शाही अंदाज झलक रहा था, लेकिन उसके बगल में खड़ी लड़की उससे भी ज्यादा नजरें खींच रही थी। उसने ऊपर एक टाइट वेस्ट और नीचे स्किनी जीन्स पहन रखी थी, जिससे उसकी पतली कमर झलक रही थी। उसके लंबे बैंगनी बाल आधे चेहरे पर झूल रहे थे, जिनके बीच से उसकी चमकती आंखें झलक रही थीं। वो किसी बागी परी की तरह लग रही थी, जो स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई हो और जिसे देखकर कोई भी नजरें हटा नहीं सकता था। उसकी कमर पर चमकती डायमंड वाली नेवल रिंग को देखकर विदोल ने बेबस होकर सिर हिलाया और बोला, ज़ोबा, क्या तुम थोड़ी सभ्य नहीं हो सकती? जरा शांत रहो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें निशाना बना सकता है? ज़ोबा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। अगर लोग मेरी तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं आकर्षक हूँ, वरना सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर क्यों होंगी? वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, तुम डर रहे हो कि कोई मुझे परेशान करेगा? विदोल ने हार मान ली। कौन है जो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा? ज़ोबा ने विदोल को घृणा भरी नजर से देखा। वो तो बस अपनी प्राकृतिक सुंदरता दिखा रही थी, लेकिन विदोल ने तो फ्लाइट से उतरने से पहले खास परफ्यूम तक लगा लिया था। उसे ये सब बनावटी लगा। अब बकवास बंद करो, उसने झुंझलाकर कहा। मुझे बस ये बताओ, मैं कैथरीन से कब मिल सकती हूँ? मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। विदोल ने आह भरी। कैथरीन लॉक्सटन में है। मैंने उसे बता दिया है कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम चाहें तो ऐसे ही नहीं मिल सकते। हमें उसके कॉल का इंतजार करना होगा। अगर यह कोई और कहता तो ज़ोबा कब का झगड़ा शुरू कर देती, लेकिन कैथरीन का नाम सुनते ही उसका पूरा रवैया बदल गया। आखिरकार उसकी जिंदगी में वह सिर्फ एक ही इंसान की प्रशंसा करती थी, और वह थी कैथरीन। हालांकि उसे यह निराशा थी कि वह कैथरीन को तुरंत नहीं देख पाएगी, लेकिन वो खुश थी कि अब वो उसी शहर में है, उसी हवा में सांस ले रही है और उसी तापमान को महसूस कर रही है जहां कैथरीन है। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम कैथरीन के कॉल का इंतजार करेंगे। ज़ोबा को चुप कराने का बस एक ही तरीका था, कैथरीन का नाम लेना। विदोल ने थककर सिर पकड़ा। सच में इस छोटी शैतान को संभालना मुश्किल है। असल में इस बार वे दोनों लॉक्सटन एक गुप्त मिशन पर आए थे। विदोल ने कैथरीन को इसकी सूचना दी थी, लेकिन गलती से ज़ोबा को पता चल गया कि कैथरीन भी वहीं है, और वो जिद करने लगी कि उसे भी जाना है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। विदोल बेहद परेशान था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्टाइल यूनिवर्सिटी में जब कैथरीन प्रशिक्षक के दफ्तर से बाहर निकली तो उसने देखा कि रोनन बाहर खड़ा है। उसके हाथ में 2 लंच बॉक्स थे। जब डिलन बाहर आया तो उसने ये दृश्य देखा। रोनन की कैथरीन की ओर गहरी नजर देखकर वह तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा दोस्त है, रोनन ओकोना। कैथरीन के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर रोनन के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने मुस्कुराकर डिलन से कहा, हाय। डिलन ने तुरंत अपना रवैया बदला। हाय रोनन, नीस टू मीट यू। रोनन के हाथ में लंच देखकर डिलन ने तुरंत अपने दफ्तर का दरवाजा खोला। तुम दोनों यहाँ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। थोड़ी देर में फिर ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होना है। मैं टीम के साथ खा लूंगा। वो कैथरीन को ट्रेनिंग से छूट दिलाना चाहता था, लेकिन कैथरीन ने कहा कि वह इसे एक अनुभव के रूप में करना चाहती है। ये कहकर डिलन समझदारी से वहां से चला गया। दफ्तर में रोनन ने लंच बॉक्स खोला और कैथरीन के सामने रख दिया। कैथरीन ने कई बार कहा था कि उसे इतनी सेवा की जरूरत नहीं, लेकिन रोनन जिद करता था। उसके लिए कैथरीन के पास रहकर उसकी मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी थी। कैथरीन के लिए रोनन एक प्यारा लड़का था, लेकिन दुनिया के लिए वह एक निर्दयी हैकर था। कैथरीन ने डिलन की पहचान बताई, और रोनन को जरा भी हैरानी नहीं हुई कि कैथरीन ने कभी मुख्य प्रशिक्षक को ट्रेन किया था। आखिर वह ऐसा करने में सक्षम थी। रोनन ने फोन की ओर देखा और बोला, बाय द वे, विदोल ने मैसेज किया है। वह और ज़ोबा फ्लाइट से उतर चुके हैं। आज रात लॉक्सटन के होटल में रुकेंगे और पूछ रहे हैं कि हम कब संपर्क करेंगे। दरअसल लॉक्सटन के एक अधिकारी से एक गुप्त दस्तावेज चोरी हो गया था। सूत्रों के मुताबिक वह अभी तक शहर से बाहर नहीं गया था।
वो एक सुपर सुरक्षित सेफ में रखा था, जिसमें एक उच्च स्तरीय चिप लगी थी। अगर किसी ने जबरदस्ती सेफ खोला तो चिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड शुरू कर देती और दस्तावेज पूरी तरह जल जाता। ऊपर के अधिकारियों ने तुरंत एक विशेष टीम भेजी और गुप्त रूप से हैकर अलायंस से मदद मांगी ताकि वह दस्तावेज जल्द से जल्द वापस मिल सके। कैथरीन ने कहा, उन्हें कहो कि पहले मिशन पर ध्यान दें। हम कब संपर्क करेंगे इसका इंतजाम मैं कर लूंगी। ठीक है, रोनन ने सिर हिलाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर मेडिकल विभाग की टीम में बेयट्रस सुबह की घटना के बाद अब सबकी आलोचना का निशाना बन चुकी थी। क्लास की लड़कियां उससे दूरी बना रही थीं। सिर्फ कुछ लड़के ही उसके आसपास मंडरा रहे थे जो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाए थे। लोगों के बदलते रवैये को देखकर बेयट्रस के अंदर गुस्सा भड़क उठा। वह जो सबकी चहेती थी, अब वही लड़के उसे दया भरी नजरों से देख रहे थे और लड़कियां तिरस्कार भरी नजरों से। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। ये सब कैथरीन की वजह से हुआ। वो मन ही मन चिल्लाई, अगर वो न होती तो मुझे ये दिन कभी न देखना पड़ता। बेयट्रस के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। कैथरीन, तुम कासिया की एक मामूली लड़की हो और लॉक्सटन में मुझे चुनौती देने की हिम्मत रखती हो। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। वो एक कोने में गई, मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर कॉल किया। कुछ शिकायतें की और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। उसे यकीन था इस बार कैथरीन को जरूर भुगतना पड़ेगा। रात की ट्रेनिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद मुख्य प्रशिक्षक कैथरीन के पास आए और बोले, कैथरीन बाहर आओ। कैथरीन शांत चेहरे के साथ बाहर आई। मुख्य प्रशिक्षक ने गंभीर लहजे में कहा, स्कूल ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ अकादमिक अफेयर्स ऑफिस चलो। कैथरीन ने सिर हिलाया और डिलन के पीछे पीछे चल दी। रास्ते में डिलन ने धीमी आवाज में कहा, कैथरीन, मुझे अभी अभी नोटिस मिला है कि स्कूल के डायरेक्टर ने तुम्हें बुलाया है। मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम जरा सतर्क रहना। डिलन की चिंता के उलट कैथरीन पूरी तरह शांत थी। वह बोली, इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं, तभी पता चलेगा। कैथरीन के आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर डिलन को भी सुकून मिला। उसे याद आया कि कैथरीन कितनी सक्षम है। स्कूल का कोई डायरेक्टर क्या, अगर लॉक्सटन की एजुकेशन ब्यूरो के अधिकारी भी आ जाएं, तो भी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिलन कैथरीन को लेकर डायरेक्टर के दफ्तर पहुंचा। वहां डायरेक्टर के अलावा एक मध्यम आयु का दंपत्ति बैठा था। आदमी थोड़ा मोटा, पेट निकला हुआ, साफ दिख रहा था कि जिंदगी आराम से गुजरी है। महिला ने महंगे ब्रांड के कपड़े और कीमती गहने पहने थे, जैसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हो कि वो कितनी अमीर है। कैथरीन के अंदर आते ही दोनों की नजरें उस पर टिक गईं। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, जैसे वो उनके लिए कोई मामूली इंसान हो। डिलन ने कैथरीन को अंदर लाकर डायरेक्टर को संबोधित किया। डायरेक्टर ने शिष्टता से डिलन को धन्यवाद कहा, फिर सीधे कैथरीन की ओर मुड़े। बिना भूमिका बांधे बोले, कैथरीन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फ्रेशर, सही? कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, हाँ। उसका ठंडा और आत्मविश्वासी रवैया देखकर डायरेक्टर थोड़े असहज हो गए। उन्होंने फिर पूछा, सुना है तुमने स्कूल में किसी को बुली किया, अपने रूममेट्स के साथ मिलकर उसे अलग थलग किया और सबके सामने माफी मांगने पर मजबूर किया। क्या ये सच है? कैथरीन ने तुरंत समझ लिया, ये जरूर बेयट्रस की चाल है, जो अकेले उसका सामना नहीं कर सकी, इसलिए अब ऊपर शिकायत करने आ गई है। इससे पहले कि कैथरीन कुछ कहे, वहां खड़ी महिला यानी बेयट्रस की मां तेज आवाज में बोली, सर, इसमें पूछने जैसा क्या है? मैंने आपको वीडियो दिखाया है, यही वो गंवार लड़की है जिसने मेरी बेटी को सताया। ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। डायरेक्टर का चेहरा असमंजस में पड़ गया। कैथरीन एक नई लेकिन उत्कृष्ट छात्रा थी, जिसे प्रोफेसर मार्शल ने खास मेहनत से चुना था। स्कूल उसे यूं ही निकाल नहीं सकता था। ऊपर से यह कोई बड़ी घटना भी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा मौखिक चेतावनी दी जा सकती थी। लेकिन फेसा परिवार का रुतबा भी कम नहीं था। वे लॉक्सटन के प्रतिष्ठित परिवारों में से थे और स्कूल की कई रिसर्च परियोजनाएं उनके सहयोग पर निर्भर थीं। अगर डायरेक्टर ने उन्हें नाराज कर दिया तो मामला उनके लिए मुश्किल हो सकता था, इसलिए उनका चेहरा स्पष्ट रूप से दुविधा में था। फेसा दंपत्ति ने ये देखकर नाखुशी जताई। वे बोले, सर, अगर ऐसी छात्रा स्कूल में रही तो बाकी निर्दोष बच्चों का क्या होगा, और स्कूल की साख का भी नाश होगा। उनके शब्दों में सीधा सीधा दबाव झलक रहा था। डायरेक्टर को महसूस हुआ कि वे शिक्षा विभाग से अच्छे संबंध रखते हैं। उन्होंने कैथरीन की ओर कठोर नजरों से देखा और बोले, कैथरीन, अपनी गलती मान लो, क्या तुम्हें निकालना पड़ेगा तभी समझोगी? कैथरीन ने उसे हल्की मुस्कान के साथ देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े स्कूल का डायरेक्टर उसकी पिछली अकादमी लॉयल्टी अकेडमी की क्लास टीचर मायरा जितना भी समझदार नहीं था। वह सोचने लगी, ऐसे लोग शीर्ष कॉलेजों के डायरेक्टर कैसे बन जाते हैं। डिलन अब तक चुप खड़ा था, लेकिन अब उसे चुप रहना गलत लगा। वह आगे बढ़ा और बोला, सर, आप और ये दोनों लोग लगातार कैथरीन पर आरोप लगा रहे हैं। चोर और हत्यारे तक को अदालत में सफाई देने का मौका मिलता है, तो क्या आप एक छात्रा की बात नहीं सुनेंगे? बेयट्रस की मां पलटने ही वाली थी, पर तभी उसकी नजर डिलन के कंधे पर पड़े सैन्य रैंक के निशान पर गई।
और उसकी आवाज तुरंत धीमी पड़ गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सर, आप तो सैनिक हैं, अनुशासन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऐसी लड़की को तो आपकी उत्कृष्ट टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। डिलन को उसकी घमंडी बात बहुत खली। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैडम, मैंने कहा था, यहाँ तक कि मौत की सजा पाए कैदियों को भी सफाई का मौका मिलता है, और वह तो सिर्फ एक छात्रा है। आप इतनी आक्रामक क्यों हो रही हैं? आपके पीछे कौन है? उसकी बात सुनकर बेयट्रस की मां का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पति ने उसे रोक लिया। एक छात्रा के लिए किसी अधिकारी से झगड़ना बेवकूफी थी। डिलन ने सीधा कैथरीन से पूछा, कैथरीन, क्या तुमने अपनी सहपाठी को बुली किया था? कैथरीन ने हल्की नजर से उसकी ओर देखा और ठंडे, आत्मविश्वासी स्वर में बोली, अगर मैं सच में उसे बुली करना चाहती तो क्या उसे बोलने का भी मौका मिलता? उसके शब्द कम थे लेकिन असरदार थे। डिलन ने मन ही मन हामी भरी। कैथरीन जैसी इंसान अगर किसी को निशाना बना ले तो सामने वाला शायद टिक भी न पाए। कैथरीन के इस रौबदार जवाब से फेसा दंपत्ति अगबबुला हो गए। सर, देखा आपने, कितनी घमंडी है ये लड़की। अगर ऐसी छात्रा को नहीं निकाला गया तो स्कूल की साख खत्म हो जाएगी। डायरेक्टर को भी कैथरीन का लहजा चुभ गया। वह ठंडे स्वर में बोले, कैथरीन, अभी अपने रवैये के लिए माफी मांगो, वरना मुझे सख्त होना पड़ेगा। कैथरीन ने हल्की हंसी के साथ भौहें उठाई और बोली, सख्त होकर देखिए, हिम्मत है तो। कैथरीन के घमंडी रवैये ने कमरे में मौजूद सभी को हैरान कर दिया। डायरेक्टर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक फ्रेशर इतनी बेखौफ और अक्खड़ हो सकती है। उसे लगा कि उसकी इज्जत पर सीधा हमला हुआ है। इस बार उसने दंपत्ति के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया। वो गुस्से में दहाड़ा, तुम्हें इतनी अकड़ दिखाने का हक किसने दिया? मुझे। कमरे में गूंजी एक ठंडी, गंभीर आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सभी की नजरें आवाज की दिशा में घूम गईं। दरवाजे से एक लंबा, बेहद आकर्षक और शाही आभा वाला आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर ठंडा भाव था, लेकिन चाल में ऐसा रुतबा था कि कोई भी नजरें न हटा सके। डायरेक्टर कुछ कहने ही वाला था कि उसने देखा, उस आदमी के पीछे स्टाइल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल खुद खड़े थे। वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, सर, आप यहाँ कैसे? कैथरीन शांत खड़ी रही। उसका चेहरा बदला नहीं, न हैरानी न घबराहट। उसने बस पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, ब्रैंडन? ब्रैंडन ने तुरंत सफाई दी, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। सुना कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, इसलिए सीधा आ गया। दरअसल ब्रैंडन को चिंता थी कि पहले दिन की ट्रेनिंग बहुत थकाऊ न रही हो। वो समय देखकर पहुंचा था ताकि कैथरीन को वापस जाते वक्त मिल सके। लेकिन उसे ये सुनकर गुस्सा आया कि स्कूल ने उसे किसी कारण के बिना बुला लिया, इसलिए उसने तुरंत प्रिंसिपल को साथ लिया और चला आया। डायरेक्टर को अभी तक पूरी स्थिति समझ नहीं आई थी। वो तो अब भी जोश में आकर प्रिंसिपल से बोला, सर, मिस्टर फेसा की बेटी को स्कूल में बुली किया गया। मैं अभी इसी लड़की को सजा देने की प्रक्रिया में था। ब्रैंडन का चेहरा ये सुनते ही ठंडा पड़ गया। प्रिंसिपल मन ही मन उस मूर्ख डायरेक्टर को लताड़ना चाहता था। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्रैंडन की नजरें तेज हो गईं। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। लड़की बुली? वह बोला, मुझे बस ये जानना है कि मेरी मंगेतर लड़की बुली कैसे बन गई? डायरेक्टर ने हैरानी से ब्रैंडन की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी असाधारण रुतबे वाला है। उसकी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल दे रही थी। लेकिन डायरेक्टर, जो अपने कॉलेज में हमेशा हुकूमत करता आया था, वह अपनी आदत से मजबूर होकर बोला, और आप कौन हैं? ब्रैंडन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल की ओर निगाह घुमाई। अगले ही पल प्रिंसिपल ने डायरेक्टर को जोर से लात मारी। डायरेक्टर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। पूरी तरह हैरान था कि उसे सबके सामने क्यों मारा गया। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, जब समझ नहीं है तो मुंह बंद रखो, बेवकूफ आदमी। फिर वह ब्रैंडन के पास गया, पूरा शरीर झुकाकर सम्मान से बोला, मिस्टर डंकन, आप निश्चिंत रहें, मैं इस मामले की पूरी जांच कराऊंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। आपकी मंगेतर जैसी छात्रा से ऐसी गलती होना असंभव है। प्रिंसिपल जानता था कि अगर उसने यह मामला गलत संभाला तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है। जमीन पर गिरा डायरेक्टर यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी प्रिंसिपल को किसी के आगे इतना झुकते नहीं देखा था। अब उसे यकीन हो गया कि यह आदमी कोई मामूली व्यक्ति नहीं, और उसने खुद सुना था कि यह कैथरीन का मंगेतर है। ये सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फेसा दंपत्ति लगातार ब्रैंडन को देख रहे थे। प्रिंसिपल की बात सुनकर बेयट्रस की मां ने तिरस्कार से कहा, खून? सर, आप तो बिल्कुल पक्षपाती लग रहे हैं। मेरी बेटी तो पीड़ित है। क्या हम इंसाफ मांग रहे हैं? ये भी गुनाह है। प्रिंसिपल का चेहरा कठोर हो गया। वह पहले ही पूरी स्थिति समझ चुका था। उसने तुरंत आदेश दिया कि वे सभी छात्र बुलाए जाएं, जो सुबह की घटना के समय मौजूद थे। जब छात्र आए तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर और मुख्य प्रशिक्षक के सामने उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। कैसे बेयट्रस ने खुद कैथरीन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कैथरीन ने सच्चाई सबके सामने ला दी और बेयट्रस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। सभी छात्रों की गवाही एक जैसी थी। अब फेसा दंपत्ति के चेहरे उतर गए। बेयट्रस की मां गुस्से में चिल्लाई, हम इन बच्चों की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। कौन जाने ये सब मिलकर मेरी बेटी को फंसा रहे हों।
प्रिंसिपल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर इतने सारे छात्र आपकी बेटी के खिलाफ एक साथ बोल रहे हैं तो आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए आखिर ऐसा क्या है उसमें कि इतने लोग एक साथ उसके विरोध में हो गए। बियट्रस की मां का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपने पति की बांह खींची और फुसफुसाए, कुछ बोलो ना। तब बियट्रस के पिता ने प्रिंसिपल की ओर गंभीर नजरों से देखा और बोला, सर, कैंपस बुलिंग कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप इस पर उचित कार्रवाई नहीं करते तो मुझे मजबूरन अपनी बेटी के अधिकारों के लिए वकील रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने ब्रैंडन की ओर देखा। अब आगे की बात संभालना उसी का काम था। ब्रैंडन आगे बढ़ा, बियट्रस के पिता के सामने आकर बोला, केस करना है, करिए। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन उनमें धमकी साफ झलक रही थी। फिर उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और सीधे उस आदमी के चेहरे पर फेंक दिया। संपर्क करना हो तो इस नंबर पर करना। बियट्रस के पिता सन्न रह गए। उन्होंने जमीन से कार्ड उठाया और पढ़ा। नाम देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बियट्रस की मां को उसकी चुप्पी पर गुस्सा आया। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस आदमी को सबक सिखाओ। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही उसके पति ने गुस्से में उसकी गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। वो स्तब्ध रह गई। उसका पति अब भी कांपते हुए बोला, तुम जानती भी हो ये कौन है? अपने पति के डरे सहमे चेहरे को देखकर बियट्रस की मां कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। वो एक अमीर परिवार से थी और अगर फेसा परिवार की ऊंची हैसियत न होती तो वह अपने पति से शादी कभी न करती। भले ही उसका पति फेसा परिवार की सीधी शाखा से न था, पर फिर भी वह उसी प्रभावशाली परिवार का हिस्सा माना जाता था। अपने पति को यूं डरते हुए देखकर बियट्रस की मां भड़क उठी। आखिर है कौन ये आदमी? इतनी हिम्मत किसमें है कि लॉक्सटन में इतना अकड़कर बात करे? बीवी के इस ठंडे रवैये ने बियट्रस के पिता को भी गुस्सा दिला दिया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ब्रैंडन डंकन, डंकन कॉर्पोरेशन का मालिक। समझी? ये नाम सुनते ही बियट्रस की मां एक पल को सन्न रह गई। डंकन कॉर्पोरेशन, वही कंपनी जो कॉनर से अच्छी संबंध रखती है। पति ने उसे ठंडी नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, और कौन हो सकता है? अब बियट्रस की मां को जैसे झटका लगा। उसका चेहरा डर और हैरानी से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि स्टाइल यूनिवर्सिटी की एक साधारण छात्रा वास्तव में ब्रैंडन डंकन की मंगेतर है। पहले उसे ब्रैंडन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उसने खुद कॉनर के जन्मदिन की पार्टी में उसकी ताकत देखी थी, जहां फेसा परिवार की सबसे प्यारी बेटी जेडा, जो लॉक्सटन की सबसे चर्चित सोशलाइट थी, ब्रैंडन के सामने बुरी तरह अपमानित हुई थी। और हैरानी की बात यह थी कि डंकन परिवार ने इसके बाद भी किसी को अपने खिलाफ कुछ कहने का मौका नहीं दिया। कॉनर ने तो यहाँ तक आदेश दिया था कि कोई भी फेसा परिवार का सदस्य डंकन कॉर्पोरेशन से उलझे नहीं, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये याद आते ही बियट्रस की मां समझ गई कि उसके पति का डर बेवजह नहीं था। उसकी बेटी ने इस बार सचमुच किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया था। वह तुरंत मुस्कुराती हुई ब्रैंडन के पास पहुंची और नरमी से बोली, मिस्टर डंकन, मुझे बहुत अफसोस है, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी। फेसा और डंकन परिवारों के बीच तो हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। बियट्रस खुद मिस स्वॉन से माफी मांगने आई है। अगर आप कहें तो मैं उसे घुटनों पर बैठकर भी माफी मांगने को कह सकती हूँ। उसी वक्त बियट्रस कमरे में दाखिल हुई और उसने अपनी माँ की बात सुनी। वह हैरान होकर बोली, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं उस घटिया औरत के आगे घुटने टेकूं? कभी नहीं। बियट्रस की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप रहो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? बियट्रस ने अपने गाल को पकड़ा और अविश्वास से माँ की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ न सिर्फ कैथरीन से माफी मांगने को कहेगी, बल्कि उसे सबके सामने थप्पड़ भी मारेगी। अब उसे एहसास हुआ कि हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुके हैं। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, कैथरीन थकान से जम्हाई लेने लगी। ये देखकर ब्रैंडन ने भौहें चढ़ाईं और बोला, बस, अब और नहीं, मामला यहीं खत्म। उसने ठंडी नजरों से बियट्रस के पिता की ओर देखा और कहा, अगर इस मामले को सुलझाना है तो कॉनर खुद आकर मुझसे बात करे। ये कहकर ब्रैंडन ने किसी की ओर ध्यान दिए बिना कैथरीन का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। उसका रवैया शाही और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फेसा परिवार के होश उड़ गए। उन्हें सबसे ज्यादा डर यही था कि अगर यह बात कॉनर के कानों तक पहुंची तो पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन अब तो ब्रैंडन ने खुद कॉनर को बुलाने की बात कह दी थी। बियट्रस के पिता ने सिर पकड़ लिया और झल्लाकर बोला, देखो, तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। बियट्रस गुस्से में थी, लेकिन उसने अपने माता पिता को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने कहा, पापा, वो तो बस ग्रैंपा कॉनर को धमकाने के लिए कह रहा है। अगर हम खुद उन्हें कुछ न बताएं तो वो क्या कर लेगा? आखिर ग्रैंपा को हर कोई बुला तो नहीं सकता, है ना? बियट्रस के पिता ने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, तुम और तुम्हारी माँ दोनों दूरदर्शी नहीं हो। जाओ, खुद जाकर कॉनर को सब बताओ। मैं अब इस मामले से दूर हूँ और आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। वो ब्रैंडन डंकन है, जिसे कॉनर भी सम्मान देता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बियट्रस को शायद अब भी बात की गंभीरता समझ नहीं आई, लेकिन उसकी माँ को समझ में आ गया था। अगर उन्होंने ब्रैंडन के बताए रास्ते पर नहीं चला तो उनका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। उन्हें कभी इतनी बड़ी ताकत से टकराना ही नहीं चाहिए था।
फेसा परिवार के जाने के बाद डायरेक्टर कांपते हुए प्रिंसिपल के पास पहुंचा और बोला, सर अब मैं क्या करूं? प्रिंसिपल ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम कुछ मत करो, बस कल तक अपना इस्तीफा लेकर आओ। डायरेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। सर क्या ये सजा ज्यादा नहीं है? मैंने किसी छात्रा को सजा तो दी नहीं, फिर भी ये नाइंसाफी है। प्रिंसिपल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम सोचते हो मुझे पता नहीं कि तुमने क्या क्या किया? अगर तुमने इस्तीफा नहीं दिया तो मुझे खुद शिक्षा विभाग में रिपोर्ट करनी पड़ेगी और तब कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह जान गया कि अब उसका करियर खत्म हो चुका है। उधर ब्रैंडन कैथरीन को यूनिवर्सिटी से उठाकर स्टाइल यूनिवर्सिटी के पास बने एक अपार्टमेंट में ले गया। वह अपार्टमेंट आकार और साज सज्जा में कासिया वाले घर की हूबहू प्रति था। कैथरीन आराम से रिक्लाइनिंग चेयर पर लेट गई और ब्रैंडन उसकी बगल में खड़ा होकर उसे देखने लगा। भूख लगी है? उसने पूछा। नहीं, मैंने डिनर कर लिया है, कैथरीन ने शांत स्वर में कहा। ब्रैंडन को मालूम था कि उसने खा लिया था, क्योंकि रोनन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी डाल रखी थी कैप्शन के साथ, स्टाइल यूनिवर्सिटी में कैथरीन के साथ पहली डिनर नाइट। ये देखकर ब्रैंडन झल आया था। पहली डिनर नाइट? मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। वह बोला, फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बहुत थक गई होगी, चलो कुछ हल्का खा लो। कैथरीन ने जैसे ही कमर पर हाथ रखा, ब्रैंडन तुरंत बोला, तुम तो बहुत दुबली हो, थोड़ा सा भी वजन नहीं है। अगर ऐसे ही रही तो जरा सी हवा चलेगी और तुम उड़ जाओगी। बस 2 मिनट रुको। वह बिना उसके कुछ कहे किचन में चला गया। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ब्रैंडन को सचमुच डर था कि कैथरीन भूखी न रह जाए। थोड़ी देर बाद वह गर्मागर्म रात का हल्का खाना लेकर बाहर आया। कैथरीन को उठने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ब्रैंडन ने खुद उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ में फोक थमा दिया। कैथरीन मन ही मन मुस्कुराई। अच्छा हुआ उसका मेटाबॉलिज्म तेज है, वरना ब्रैंडन की इस देखभाल में वह कब की गोल मटोल हो जाती। ब्रैंडन डंकन, जो हमेशा ठंडे, सख्त और हुकूमत करने वाले स्वभाव का था, वह आज उसके लिए खुद खाना बना रहा था और चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। स्टाइल यूनिवर्सिटी का एक सख्त नियम था कि पहले वर्ष के छात्र रात भर कॉलेज के बाहर नहीं रुक सकते थे। हालांकि यह नियम ब्रैंडन के लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन जब कैथरीन ने खाना खा लिया और थोड़ा आराम कर लिया तो वह फिर भी उसे कैंपस तक छोड़ने आया। छात्रावास की इमारत के नीचे ब्रैंडन की नजरें कैथरीन के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज में हल्की सी बेबसी और अनिच्छा झलक रही थी जब उसने कहा, मुझे कल कंपनी जाना है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कभी भी मुझे कॉल करना। ब्रैंडन को अब यह एहसास होने लगा था कि वो कैथरीन को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। लेकिन उसने ये ख्याल अपने मन से जबरदस्ती दबा दिया। कैथरीन एक स्वतंत्र लड़की थी, उन आम लड़कियों से अलग जो उससे चिपकी रहती थी। वह न सिर्फ आत्मनिर्भर थी बल्कि बेहद मजबूत भी, जैसे आसमान का सबसे चमकता सितारा जो अपनी रोशनी से सबको रोशन करता है। ब्रैंडन नहीं चाहता था कि वह उसे बांध दे या उसकी वह चमक खो जाए। वह तो बस उस सितारे के चारों ओर घूमता एक ग्रह बनना चाहता था जो उसे हमेशा सुरक्षित रखे। डंकन कॉर्पोरेशन अब लॉक्सटन में स्थानांतरित हो चुकी थी। कैथरीन जानती थी कि ब्रैंडन के पास बहुत से काम होंगे। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और पलकें झपकाईं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी जब वो मुड़कर चली गई। कैथरीन को इतनी सहजता से जाते देख ब्रैंडन के दिल में हल्की सी झुंझलाहट हुई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, सच में तुम तो बिल्कुल बेदिल हो प्रिय। जरा भी मोह नहीं दिखाया। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, पीछे से हल्के और तेज कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कैथरीन उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। ब्रैंडन कुछ पूछ पाता उससे पहले कैथरीन ने खुशी से पुकारा, मैं जाने से पहले सबसे जरूरी चीज भूल गई थी, अब वो मुझे तुमसे लेनी है। और अगले ही पल वह उसकी बाहों में कूद पड़ी। ब्रैंडन ने स्वाभाविक रूप से उसका कमर थाम लिया ताकि वह गिर न जाए। कैथरीन ने बेखौफ होकर ब्रैंडन को कसकर पकड़ा, उसके होठों को सटीक निशाना बनाकर उसे एक गहरा चुंबन दिया और फिर उतनी ही जल्दी पीछे हट गई। सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने ब्रैंडन की ओर देखा जो अभी भी हैरान खड़ा था। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे मेरा चुंबन मिल गया, अब तुम जा सकते हो। रानी जैसी अदा में उसने हाथ हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ब्रैंडन अब तक उस पल की मिठास महसूस ही कर रहा था जब कैथरीन खुशी खुशी भाग गई। वो वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान में लाचारी भी थी मगर खुशी भी झलक रही थी। डंकन कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जो लॉक्सटन शाखा में दिन रात मेहनत कर रहे थे, अचानक उन्हें एक ईमेल मिला। ब्रैंडन ने इस महीने सबका वेतन दोगुना करने का फैसला किया था। ये देखकर सब खुशी से झूम उठे। डंकन कॉर्पोरेशन सच में एक दुर्लभ, ईमानदार कंपनी थी। भले ही उन्हें रणनीतिक बदलाव के कारण ओवरटाइम करना पड़ रहा था, लेकिन कंपनी का प्रमुख अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील था। ऐसी कंपनी कहाँ मिलती है। पर पैक्सटन ने जब ये खबर देखी तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसने तुरंत ईमेल काल को भेजा और शिकायत की। और कौन बॉस को इतना फिजूल खर्च बना सकता है सिवाय कैथरीन के। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी डूब जाएगी।
कार्ल ने मेल पढ़कर गुस्सा नहीं किया बल्कि पैक्सटन को डांट दिया। तुम जानते हो कि तुम अब तक सिंगल क्यों हो? पैक्सटन हैरान रह गया, इसका मेरी रिलेशनशिप स्टेटस से क्या लेना देना? उसने मन ही मन सोचा। कार्ल ने झुंझला कर कहा, क्योंकि तुम बहुत कंजूस हो। कोई भी लड़की ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती। जो पैसा कमाते हो वो खर्च करने के लिए होता है। ब्रैंडन जो कर रहा है वो अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए है, सबका फायदा है इसमें। पैक्सटन को समझ नहीं आया कि शिकायत करने पर उसे लेक्चर क्यों मिल रहा है। कार्ल ने झल्ला कर कहा, छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार है। सबको बता दो, इस महीने हर कर्मचारी को 1 महीने की अतिरिक्त बोनस मिलेगी मेरी जेब से। पैक्सटन ने सोचा, ये डंकन परिवार के मर्द तो सबके सब पागल हैं, कैथरीन के जादू में। लेकिन उसने ये भी समझ लिया, जब तक कैथरीन खुश है बॉस खुश है। जब बॉस खुश है पूरी डंकन कॉर्पोरेशन खुश है। यानी अगर कैथरीन खुश है तो सब खुश हैं। जब कैथरीन अपने हॉस्टल लौटी तो अंदर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। अगर कोई अनजान व्यक्ति सुनता तो उसे सच में लगता कि कोई बहुत दुखी है। कैथरीन बिना कोई भाव दिखाए अंदर आई। उसकी रूममेट्स ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह बिना परवाह किए अपने बिस्तर की ओर चली गई, ट्रेनिंग यूनिफॉर्म उतारी और थोड़ी देर अपने कपड़े समेटने लगी। बियट्रस उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। जब कैथरीन ने उसकी रोने की परवाह नहीं की तो उसने और जोर से रोना शुरू कर दिया। इजाबेला परेशान दिख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कैथरीन के ठंडे और सख्त माहौल से डरकर उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस अमीलिया की ओर मुड़ी और उसे कोहनी मारकर इशारा किया कि वो कुछ बोले। अमीलिया ने आंखें घुमाई। उसे बियट्रस की चालें अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, लेकिन बियट्रस के रोने और इजाबेला की गुजारिश के कारण उसने आखिरकार पूछ ही लिया, कैथरीन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? कैथरीन ने शांति से चीज नीचे रखी, एक कुर्सी खींची, बैठी और सिर हिलाकर इशारा किया कि बोले। अमीलिया ने सीधे कहा, बियट्रस कह रही थी कि आज सुबह जो हुआ उसके बाद तुमने उसे घर जाने के लिए मजबूर किया, उसके दादाजी से माफी मंगवाई और अब तुम स्कूल से उसे निकालना चाहती हो। क्या ये सच है? अमीलिया के सवाल सुनकर बियट्रस, जो पर्दे के पीछे छिपी थी, गुस्से से लाल हो गई, पर कुछ कह नहीं सकी। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, सख्ती से कहें तो हाँ, ये सच है। वह जानती थी कि उसने कोना से मदद मांगी थी और स्कूल अब बियट्रस को निकालने की सोच रहा था, ये सब सच था। बाकी सब दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये सच होगा। ये तो बहुत निर्दयी था। कैथरीन की बात सीधी और साफ थी, जिससे न सिर्फ इजाबेला बल्कि खुद बियट्रस भी दंग रह गई। जब बियट्रस को समझ आया कि क्या हुआ है तो उसके मन में एक गुप्त खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचती थी कि कैथरीन बहुत ताकतवर लड़की है, लेकिन अब पता चला कि वो तो बस दिखावटी शेर थी। अगर बियट्रस की जगह कोई और होता तो वो कभी ऐसी बात जाहिर नहीं करता। इस दुनिया में लोग हमेशा कमजोरों के लिए सहानुभूति रखते हैं। सच्चाई बोलना हमेशा सही काम नहीं होता। बियट्रस ने नाक सुड़कते हुए इजाबेला का हाथ थाम लिया। उसे यकीन था कि इजाबेला जरूर उसकी मदद करेगी। बेला, मैंने स्टाइल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कितनी मेहनत की थी। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इजाबेला उसकी बात समझ गई और उसके हालात पर उसे तरस आया। उसे अच्छी तरह पता था कि स्टाइल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना कितना मुश्किल है। खुद इजाबेला ने हाई स्कूल के 3 सालों में एक भी वीकेंड छुट्टी नहीं ली थी, सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए। पहले इजाबेला को डर था कि कहीं वो कैथरीन पर झूठा आरोप न लगा दे, इसलिए वो चुप रही थी। लेकिन अब जब कैथरीन ने खुद मान लिया था तो उसे बियट्रस का साथ देना ही था। टकराव से बचने के लिए इजाबेला ने विनम्रता से कहा, कैथरीन, हम सहपाठी हैं और रूममेट भी। ये भी एक तरह का रिश्ता है। मुझे पता है बियट्रस से गलती हुई है, लेकिन उसे निकाल देना बहुत बड़ी सजा होगी। क्यों ना कोई दूसरा तरीका अपनाएं, जैसे बियट्रस दिल से माफी मांग ले। कैथरीन ने इजाबेला की ओर देखा। भले ही कैथरीन ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी इजाबेला को गहरा अपराध बोध महसूस हुआ। उसने सिर झुका लिया और कैथरीन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने चुपके से अमीलिया का हाथ पकड़ा, उम्मीद करते हुए कि शायद अमीलिया कुछ बोले। अमीलिया की कैथरीन से दोस्ती इजाबेला से बेहतर थी, इसलिए इजाबेला को उम्मीद थी कि कैथरीन उसकी बात मानेगी। हालांकि अमीलिया को भी लगा कि कैथरीन का रवैया कुछ ज्यादा कठोर है, लेकिन उसका सिद्धांत था, जिसका दर्द तुमने नहीं झेला उस पर सलाह मत दो। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और तमाशबीन बनी रही। अमीलिया की बेरुखी देखकर इजाबेला ने फिर से कैथरीन को समझाने की कोशिश की। कैथरीन, आखिर हम सब एक ही क्लास के हैं। अगर माफी से बात नहीं बनती तो तुम कोई और शर्त रख सकती हो। इजाबेला को लोग बाहर से दयालु मानते थे, लेकिन सच ये था कि वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाती थी। वो हर किसी की बात पर जल्दी भरोसा कर लेती थी, हालांकि उसके दिल में बुराई नहीं थी। इजाबेला, क्या बियट्रस ने तुम्हें बताया कि आज उसके माता पिता स्कूल क्यों आए थे? इजाबेला चौंक गई। क्या बियट्रस के माता पिता स्कूल आए थे? कैथरीन ने ठंडी हंसी हंसी। लगता है बियट्रस ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। उसके माता पिता आज मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने और डायरेक्टर को मनाने आए थे कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। अगर कैथरीन का पारिवारिक प्रभाव ज्यादा न होता तो आज उसे ही बाहर निकाल दिया जाता, बियट्रस को नहीं।
इजाबेला हैरान रह गई। बेatrice ने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि कैथरीन की माफी सच्ची नहीं थी, इसलिए उसने यह मामला कॉलेज प्रेसिडेंट तक पहुंचा दिया। उसने ये भी कहा था कि कैथरीन के बॉयफ्रेंड ने उसे मजबूर किया कि वो कॉलेज छोड़े और उसके माता पिता ने मिन्नतें की। पर बेatrice ने यह नहीं बताया था कि उसी ने पहले अपने माता पिता को बुलाया था ताकि वे कैथरीन को सबक सिखाएं और उसे कॉलेज से निकलवाएं। कैथरीन की बात सुनकर अमीलिया को चैन मिला कि उसने बीच में दखल नहीं दिया, वरना अब वो खुद शर्मिंदा होती। बेatrice की चालाकी देखकर अमीलिया व्यंग्य से बोली, मुझे तो लगा वह बहुत बेचारी है, पर असल में वह इसलिए दया की पात्र है क्योंकि उसका बैकग्राउंड कमजोर है। गलती खुद की थी, फिर भी पहले माता पिता के पास भागी। और सबसे हास्यास्पद बात, उनके माता पिता भी कुछ नहीं कर पाए तो अब मिन्नतें कर रहे हैं। हालांकि अमीलिया ने नाम नहीं लिया, लेकिन कमरे में सिर्फ 4 लोग थे, इसलिए साफ था कि बात किसके लिए थी। बेatrice अब और नहीं सह सकी। वो गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अमीलिया तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? एम्फ, अमीलिया ने ठंडे स्वर में कहा, फिर तुमने मुझसे मदद क्यों मांगी थी? कुछ देर पहले तक तुम रो रो कर कह रही थी कि हम कैथरीन से तुम्हारे लिए बात करें। मुझे क्या पता था कि असली दोषी तो तुम ही हो। बेatrice, जो हमेशा घमंडी रहती थी, अब बिल्कुल चुप हो गई। अमीलिया की बातों से उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो उससे बहस करने की बजाय अब कैथरीन की तरफ मुड़ी। कैथरीन, अब बताओ तुम चाहती क्या हो? अपनी शर्तें रखो, मैं मान लूंगी, लेकिन बदले में यह वादा करो कि मुझे कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा और मेरे दादा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जैसे उसे उसकी मूर्खता पर यकीन न हो। इस हालात में भी बेatrice का रवैया घमंडी था, यानी उसने अब तक कुछ नहीं सीखा था। कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझसे सौदेबाजी करने लायक भी नहीं हो। ये कहकर वो उठी और अपनी कुर्सी को वापस जगह पर रख दिया। उसे लगा था कि कुछ दिलचस्प मोड़ आएगा, पर ये सब उसके समय के लायक नहीं थे। जब बेatrice ने देखा कि कैथरीन ने उसकी चाल नहीं चली और उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वह घबरा गई और फिर से रोने लगी। कैथरीन, तुम इतनी बेरहम क्यों हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या मेरी मौत ही तुम्हें खुश करेगी? कैथरीन ने खिड़की खोली, उसका चेहरा ठंडी रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाकर मरना, हमारी नींद खराब मत करो। उसकी आवाज जितनी शांत थी, उसके शब्द उतने ही तीखे। कैथरीन जानती थी कि बेatrice जैसी लड़की सच में आत्महत्या नहीं करेगी। वो बस दूसरों को धमकाने और अपनी मर्जी मनवाने का नाटक कर रही थी। भले ही बेatrice सच में कुछ कर बैठती, कैथरीन को डर नहीं था। वह स्वभाव से ही ठंडी और सख्त दिल थी। अपने परिवार तक की बातों से प्रभावित न होने वाली, फिर बेatrice जैसी धोखेबाज से क्यों डरती? जब कैथरीन अब भी बेपरवाह रही, तो बेatrice सच में डर गई। उसके पिता ने साफ कहा था कि अगर यह मामला कॉर्नर तक पहुंचा, तो वो उसे घर से निकाल देंगे। घबराहट में बेatrice के मन में एक नाम आया, कोई ऐसा जो शायद उसे इस मुसीबत से निकाल सके। अगले दिन दोपहर के समय, जब अमीलिया और उसके सहपाठी फिजिकल ट्रेनिंग से लौटे, तो उन्होंने देखा कि बेatrice का बिस्तर खाली था, वहां उसके किसी भी सामान का नामोनिशान नहीं था। अमीलिया ने सावधानी से कैथरीन की ओर देखा और पूछा, क्या उसने सच में कॉलेज छोड़ दिया? कैथरीन ने हल्के से कंधे उचका दिए, यह जताते हुए कि उसे कुछ पता नहीं। बेatrice का निकलना तो तय था, लेकिन ये कैसे और कब हुआ, इस बारे में कैथरीन को कुछ मालूम नहीं था। जब अमीलिया को कैथरीन से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने इजाबेला की ओर देखा। तभी इजाबेला बोली, वो कॉलेज नहीं छोड़ रही, वो ट्रांसफर हो रही है। बेला, तुम्हें कैसे पता? ट्रांसफर? वो किस यूनिवर्सिटी में जा रही है? अमीलिया ने उत्सुकता से पूछा। इजाबेला थोड़ी असहज हुई और बोली, असल में मुझे पूरी तरह नहीं पता, लेकिन बेatrice ने जाने से पहले मुझे मैसेज किया था। उसने लिखा था कि यहाँ रहकर भी वो खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए अपने परिवार के कहने पर उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में ट्रांसफर ले लिया है। ये सुनकर अमीलिया के मन में थोड़ी ईर्ष्या जाग उठी। सच ही तो था, जिनके पास रिश्ते और संपर्क होते हैं, उनके लिए सब कुछ आसान होता है। स्टाइल यूनिवर्सिटी से सीधे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में ट्रांसफर होना बेatrice के लिए मानो बच्चों का खेल था। कैथरीन भी वहां मौजूद थी, इसलिए उसने ये सब सुना, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेatrice का निकाला जाना या ट्रांसफर होना, दोनों में से कोई भी बात उससे जुड़ी नहीं थी। जब तक बेatrice उसे दोबारा परेशान न करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके साथ ही बेatrice की चर्चा वहीं समाप्त हो गई। सुबह की फिजिकल ट्रेनिंग से सब थक चुके थे, हाथ पैर तक उठाना मुश्किल था। थोड़ा सा ही ब्रेक था, और अगर ठीक से आराम न किया जाए तो दोपहर की ट्रेनिंग एक सजा जैसी लगती। अगस्त का महीना था, साल का सबसे गर्म समय। तेज गर्मी की वजह से जो ट्रेनिंग दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी, उसे आगे बढ़ाकर 2:30 बजे कर दिया गया। लेकिन आधा घंटा आगे बढ़ाने के बावजूद मैदान की गर्मी कम नहीं हुई। रबर ट्रैक पर अगर कोई पतले तले वाले जूते पहनकर खड़ा हो जाए, तो पैरों में छाले पड़ जाएं। इंस्ट्रक्टर ने सीटी बजाई और आदेश दिया, तो सारे छात्र अनुशासन से अपनी दौड़ शुरू कर दिए। गर्मी असहनीय थी, सबके चेहरे पसीने से भीग चुके थे। अमीलिया कैथरीन के साथ दौड़ रही थी और उसने देखा कि कैथरीन के चेहरे पर जरा भी पसीना नहीं था। ये देखकर उसे हैरानी हुई।
कैथी, तुम पर पसीना क्यों नहीं आ रहा? अमीलिया ने हाँफते हुए पूछा, जबकि कैथरीन आराम से दौड़ रही थी। अमीलिया का सवाल सुनकर कैथरीन ने उसकी ओर देखा और पाया कि वो पूरी तरह भीगी हुई है। मुझे पसीना पसंद नहीं है। वो चिपचिपा और असहज लगता है, कैथरीन ने सहजता से कहा, जिससे अमीलिया और उलझ गई। पसीना पसंद नहीं है, लेकिन कैथी, क्या तुम पसीना आने से रोक सकती हो? कैथरीन ने शांति से सिर हिलाया। अगर व्यायाम बहुत भारी न हो तो मन को शांत रखकर और सांसों को नियंत्रित करके पसीना काफी हद तक रोका जा सकता है। अमीलिया ने उलझन भरे चेहरे से कहा, सच में? तो मुझे भी सिखाओ, मुझे भी पसीना नहीं चाहिए। उनके साथ दौड़ रहा एक लड़का ये सुनकर हंस पड़ा और व्यंग्य से बोला, अमीलिया, तुम सच में ऐसी बकवास पर यकीन कर रही हो? पसीना आना तो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जब तक कि तुम्हारे रोम छिद्र बंद न हो। कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वो लड़का भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही था, लेकिन वह कैल्विन का रूममेट था। कैल्विन वाले मामले के कारण वह कैथरीन से पहले से ही खफा था। उसके माचो स्वभाव को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि कैथरीन ने कैल्विन को कोई अहमियत नहीं दी। अब कैथरीन को बोलते सुनकर वह उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अमीलिया ने उस लड़के की नकारात्मकता भांप ली और गुस्से से बोली, कॉरी सिंक्लेयर, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं तो चुप रहो। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम बोलोगे नहीं। कॉरी को डांट खाने पर बुरा लगा, तुम खुद चुप रहो, बेवकूफ लड़की। उनकी बहस ने इंस्ट्रक्टर का ध्यान खींच लिया। इंस्ट्रक्टर ने जोर से सीटी बजाई और सब वहीं रुक गए, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। इंस्ट्रक्टर गंभीर चेहरा लिए कॉरी और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। उसकी नजर इतनी सख्त थी कि कॉरी डर के मारे सिर झुका गया। उसकी ठंडी और भारी आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? दौड़ने के बजाय बातें कर रहे हो? कॉरी ने सिर उठाकर कहा, सर, हम बातें नहीं कर रहे थे। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर का चेहरा और भी ठंडा हो गया। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? बहुत हिम्मत है तुम्हारी। सच बताओ, नहीं तो पूरी क्लास आज रात का खाना नहीं पाएगी। अगर पूरी क्लास को किसी एक की गलती के कारण खाना ना मिले तो उस व्यक्ति की हालत आने वाले दिनों में खराब हो जाती। बाकी सब चुप रहे, लेकिन कॉरी घबरा गया और खुद को बचाने के लिए तुरंत बोला, माफ कीजिए सर, दरअसल कैथरीन स्वॉन कह रही थी कि वो पसीना नियंत्रित कर सकती है। मैंने बस एक जिम्मेदार छात्र के नाते उसका विरोध किया। ये सुनकर अमीलिया दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का अपनी जान बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कि कैथरीन पर झूठा इल्जाम लगा दे। अमीलिया कुछ बोलने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। उसने मुड़कर देखा, वह कैथरीन थी। अमीलिया समझ नहीं पाई कि कैथरीन उसे रोक क्यों रही है, लेकिन यह साफ था कि वह नहीं चाहती थी कि अमीलिया कुछ कहे। अगले ही पल कैथरीन आगे बढ़ी और शांति से बोली, सर, मैंने सच में पसीना नियंत्रित करने की बात की थी। मुझे बस ये लगा कि ज्यादा पसीना आने से कुछ लड़कियों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि सांसों को नियंत्रित करके पसीना कम किया जा सकता है। कैथरीन की बात सुनकर कॉरी ने तुरंत ताने में कहा, कितनी बकवास करती हो? क्या तुम सुपरवुमन हो जो पसीना कंट्रोल कर सकती हो? इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में बिना अनुमति बोले ना अनुशासन का उल्लंघन था। कॉरी को तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, इसलिए उसने सिर झुका लिया और चुप हो गया। इंस्ट्रक्टर ने कॉरी की ओर देखा और समझ गया कि यह लड़का वाकई अज्ञानी है। उसे नहीं पता कि दुनिया में उससे बेहतर लोग भी होते हैं। थोड़ी देर कैथरीन को देखते हुए इंस्ट्रक्टर बोला, ठीक है, चूंकि तुम दोनों की राय अलग है तो साबित करो कौन सही है। जो सही साबित होगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी और जो गलत निकला उसे मैदान के 10 चक्कर लगाने होंगे। इतनी गर्मी में 400 मीटर का एक चक्कर लगाना ही मुश्किल था और 10 चक्कर सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। लेकिन कॉरी के चेहरे पर उल्टा उत्साह था। उसे लगा कि यही मौका है कैथरीन को सबक सिखाने का। उसे यकीन था कि कैथरीन अपनी बात साबित नहीं कर पाएगी। वह तुरंत बोला, सर, मैं तैयार हूँ, आपके आदेश का पालन करूंगा। इंस्ट्रक्टर ने उसे देखा और मन ही मन उस पर तरस खाया। तो ठीक है, उसने आदेश दिया, शुरू करो। कॉरी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कैथरीन से कहा, बात सीधी है, अगर तुम साबित कर सको कि तुम पसीना कंट्रोल कर सकती हो तो तुम जीतोगी। उसने भौहें उठाकर मुस्कुराया और जोड़ा, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में ये साबित कर सकती हो? अगले दिन दोपहर को जब अमीलिया और उसके सहपाठी शारीरिक प्रशिक्षण से लौटे तो उन्होंने देखा कि बेट्रस का बिस्तर खाली था, उसके सभी सामान भी गायब थे। अमीलिया ने सावधानी से कैथरीन की ओर देखा और पूछा, क्या वो सच में कॉलेज छोड़ गई? कैथरीन ने कंधे उचकाए, जैसे उसे कुछ पता न हो। उसे पहले से ही अंदाजा था कि बेट्रस को किसी न किसी तरह निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये कैसे और कब हुआ वो नहीं जानती थी। कैथरीन से कोई जवाब न मिलने पर अमीलिया ने इजाबेला की ओर देखा। तभी इजाबेला बोली, वो कॉलेज नहीं छोड़ रही, वो ट्रांसफर हो रही है। बेला, तुम्हें कैसे पता? ट्रांसफर? किस यूनिवर्सिटी में? अमीलिया ने उत्सुकता से पूछा। इजाबेला थोड़ी झिझकी और बोली, असल में मुझे भी पूरी तरह नहीं पता। बेट्रस ने जाने से पहले मुझे एक संदेश भेजा था। उसने लिखा था कि अगर वो यहाँ जबरदस्ती रुकी तो खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए अपने परिवार की व्यवस्था से उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में ट्रांसफर ले लिया। ये सुनकर अमीलिया के मन में हल्की ईर्ष्या हुई। सच में, जिनके पास रिश्ते नातों और संपर्कों का सहारा होता है उनके लिए सब कुछ आसान होता है।
स्टाइल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ऑफ पेनी में ट्रांसफर होना उसके लिए जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। कैथरीन ने ये सब सुना, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बियट्रस कॉलेज से निकले या ट्रांसफर हो जाए, यह उससे संबंधित नहीं था। जब तक बियट्रस उसे दोबारा परेशान न करे, सब ठीक था। इस तरह बियट्रस की चर्चा वहीं समाप्त हो गई। सुबह के शारीरिक प्रशिक्षण के बाद सभी थके हुए थे, हाथ पैरों में ताकत नहीं बची थी। थोड़ा ही ब्रेक मिला था, और अगर सही से आराम न किया जाए तो दोपहर का सेशन एक सजा जैसा लगता। अगस्त साल का सबसे गर्म महीना था। तेज गर्मी के कारण दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला प्रशिक्षण 2:30 बजे तक टाल दिया गया। लेकिन आधे घंटे बाद भी मैदान में गर्मी इतनी थी कि अगर कोई पतले सोल वाले जूते पहनकर खड़ा हो तो पैरों में छाले पड़ जाएं। जैसे ही प्रशिक्षक ने सीटी बजाई, छात्र अनुशासन से लाइन में लग गए और अभ्यास शुरू हुआ। गर्मी असहनीय थी, सब पसीने में भीग चुके थे, लेकिन अमीलिया ने देखा कि कैथरीन जरा भी नहीं पसीज रही थी। ये देखकर वह हैरान हुई। कैथी, तुम पसीना क्यों नहीं बहा रही? अमीलिया ने हौंफते हुए पूछा, जबकि कैथरीन आराम से दौड़ रही थी। कैथरीन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे पसीना आना पसंद नहीं, चिपचिपा और असहज लगता है। अमीलिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब तुम पसीना आने से खुद को रोक सकती हो? कैथरीन ने सहजता से सिर हिलाया। अगर व्यायाम बहुत ज्यादा न हो तो मन को शांत रखकर और सांसों को नियंत्रित करके पसीना कम किया जा सकता है। अमीलिया को ये बात समझ नहीं आई। सच में? तो मुझे भी सिखाओ, मुझे भी पसीना नहीं चाहिए। उनके पास दौड़ रहा एक लड़का ये सुनकर हंसी उड़ाने लगा। अमीलिया, तुम सच में ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? पसीना तो शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब तक तुम्हारे रोमछिद्र बंद न हो तुम उसे रोक नहीं सकती। वो लड़का इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग से था और कैल्विन का रूममेट भी। कैल्विन के साथ हुए विवाद के बाद से उसे कैथरीन से चिढ़ थी। अब मौका पाकर वह उसे नीचा दिखाने पर तुला था। अमीलिया ने उसकी ओर गुस्से से देखा। कॉरी सिंक्लेयर, अगर कुछ पता नहीं तो चुप रहो। कोई यह नहीं कहेगा कि तुम गूंगे हो। कॉरी भड़क गया। तुम्हें चुप रहना चाहिए, बेवकूफ। उनकी बहस ने प्रशिक्षक का ध्यान खींच लिया। उसने सीटी बजाई और सब वहीं रुक गए। प्रशिक्षक गुस्से से उनकी ओर बढ़ा। क्या चल रहा है यहाँ? दौड़ना चाहिए, बातें नहीं करनी। कॉरी ने सफाई दी, सर, हम बात नहीं कर रहे थे। प्रशिक्षक का चेहरा और कठोर हो गया। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत है तुम्हारी? सच बताओ, नहीं तो पूरी क्लास को आज रात खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर कॉरी डर गया और तुरंत बोला, माफ करें सर, कैथरीन स्वॉन कह रही थी कि वो पसीना नियंत्रित कर सकती है, तो मैंने बस उसे गलत कहा। ये सुनकर अमीलिया हैरान रह गई। वो उम्मीद नहीं कर रही थी कि कॉरी इतना गिर जाएगा कि खुद को बचाने के लिए कैथरीन पर इल्जाम लगा देगा। अमीलिया कुछ कहने ही वाली थी कि कैथरीन ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे चुप रहने का इशारा करते हुए। फिर कैथरीन आगे बढ़ी और बोली, सर, मैंने सच में कहा था कि पसीना नियंत्रित किया जा सकता है। मेरा मतलब था कि अगर कोई सांसों और मन को नियंत्रित करे तो शरीर की ऑक्सीजन की कमी कम हो सकती है और पसीना घटाया जा सकता है। कॉरी फिर बोला, ये सब बकवास है। क्या तुम खुद को सुपरवुमन समझती हो? प्रशिक्षक की सख्त नजर उस पर पड़ी और कॉरी तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। प्रशिक्षक ने कैथरीन को देखा और कहा, अगर तुम्हारे दोनों के विचार अलग हैं तो साबित करो। जो सही होगा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, जो गलत होगा उसे 10 चक्कर मैदान के लगाने होंगे। इतनी गर्मी में 10 चक्कर सुनकर सबके चेहरे उतर गए, लेकिन कॉरी खुश था। उसे लगा अब वह कैथरीन को सबके सामने शर्मिंदा करेगा। उसने तुरंत कहा, सर, मैं तैयार हूँ। प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करो। कॉरी ने घमंड से कहा, अगर तुम साबित कर दो कि तुम पसीना रोक सकती हो तो तुम जीत जाओगी, लेकिन कर पाओगी? कैथरीन ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और अमीलिया को आगे आने का इशारा किया। अमीलिया, इतनी गर्मी में तुम्हें पसीना आने में कितना वक्त लगता है? उसने पूछा। अमीलिया ने हंसकर कहा, ऐसे दिन में तो बिना हिले भी पसीना आने लगता है। बस बैठे रहो और कपड़े भीग जाएंगे। सब हंस पड़े। कैथरीन ने पास आकर अमीलिया के कान में कुछ कहा। अमीलिया समझ गई और सिर हिला दिया। ठीक है, कैथरीन बोली, शुरू करते हैं। अमीलिया ने घास पर लेटकर सिटअप्स करने शुरू किए। कैथरीन उसकी टखने पकड़कर गिनती करने लगी, 1, 2, 3। 30 पूरे होने पर कैथरीन ने उसे उठाया। अमीलिया हैरान थी, वह न तो थकी थी न ही पसीने से भीगी। देखो, उसने कहा, मेरे चेहरे पर जरा भी पसीना नहीं। सबने ध्यान से देखा, सच में उसका चेहरा सूखा था। अभी थोड़ी देर पहले वो पसीने में डूबी हुई थी और अब चमत्कारिक रूप से नहीं। अमीलिया ने कॉरी की ओर मुड़कर कहा, देख लिया, मैं जिंदा सबूत हूँ। अब बोलो, कौन झूठा है? कॉरी शर्म से लाल पड़ गया। बिना कुछ कहे ही वह दौड़ने लगा, सजा काटने के लिए। बाकी छात्र कैथरीन के पास आ गए। कैथरीन, हमें भी सिखाओ ना, पसीना बहुत आता है, बदबू भी आती है। कैथरीन ने मुस्कुराते हुए उन्हें सांसों को नियंत्रित करने और मन को शांत रखने की विधि बताई। कुछ देर में सबको समझ आ गया और वे अभ्यास करने लगे। सबको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह तरीका सच में काम करता है। अमीलिया ने कहा, कैथरीन, तुम वाकई कमाल की हो, अब से तुम मेरी आइडल हो। कैथरीन बस हल्का मुस्कुराई बिना कुछ कहे, लेकिन यही उसकी शांति सबको और आकर्षित करने लगी।
धीरे धीरे पूरी कक्षा का नजरिया उसके प्रति बदल गया। अब वो उन्हें घमंडी नहीं बल्कि शांत और मददगार लगने लगी। आधे घंटे बाद कॉरी थका मांदा वापस लौटा और जमीन पर गिर पड़ा। कैथरीन ने अमीलिया से कुछ कहा। अमीलिया उसके पास गई और बोली, कैथरीन ने कहा है कि इन बिंदुओं पर दबाव दो, दर्द कम हो जाएगा। कॉरी ने तिरस्कार से कहा, दूर हटो, तुम्हारी बेवकूफी मुझ पर नहीं चलेगी। अमीलिया गुस्से में वापस लौटी। कैथरीन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर वो खुद को मूर्ख समझना चाहता है तो रहने दो। ये सुनकर अमीलिया पहले तो चौंकी, फिर हंस पड़ी। कैथी, तुम वाकई कमाल की हो। सही कहा, उसने खुद मान लिया कि वो मूर्ख है। अमीलिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बाकी छात्र भी जोर से हंसने लगे। केवल कॉरी ही चुप था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। डिलन, जो पास खड़ा था, ये सब देख रहा था। उसने सोचा, ये लड़का सच में मूर्ख है। कैथरीन ने जो तरीका बताया वही उसकी मदद कर सकता था। अब भुगतने दो।